मेवाड़ मैडम ने कहा कि आपको हिस्ट्री देखनी है तो बायोग्राफी पढ़िए ओसामा बिन लादेन की या बायोग्राफी पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम की। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई होती तो एक तरफ बुराई होती है। उन्होंने, उनका कहने का जो इंटीमेशन ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से, जिसका बाप एक मल्लाह नाविक था, एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से उठ करके आज देश का राष्ट्रपति का पद उन्होंने हासिल किया। हाँ, देश के मिसाइल मैन हुए, गरीबी बाधा नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपका संस्कार, आपका पालन पोषण और आपका मार्गदर्शन किस दिशा में जाता है, गरीबी कभी नहीं होती। लेकिन एक तरफ ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी जो रॉयल फैमिली है उसके साथ उसके घराने का कनेक्शन था, पढ़ा लिखा आदमी वो भी था, लेकिन उसका मार्गदर्शन, उसका गाइडेंस ऐसे लोगों के साथ में हुआ कि आपने देखा कि पूरी दुनिया उसे एक आतंकवादी के रूप में देखी। इसलिए उनका जो कहने का मकसद मेन था कि बच्चों, आप अगर तालीम हासिल करते हो और आपका गाइडलाइन या आपका गाइडेंस अगर अच्छा है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री भी पढ़ो, और एक तरफ अगर बुराई की तरफ देखना है तो ओसामा बिन लादेन का देख लो, जिसको पूरे दुनिया ने आतंकवादी टेररिस्ट घोषित कर दिया था। तो वो कहना, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी तक का विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है, लेकिन उसके पहले ही मुमरा में राजनीतिक माहौल इस समय काफी गरमाया हुआ है। जो सत्ता पक्ष है मुमरा के अंदर और जो विपक्ष है, दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय जो मुमरा का माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल बना हुआ, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो महासचिव हैं और साथ ही पार्टी के जो प्रवक्ता है जफर सैयद साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और ये जो हालात बने हुए मुमरा के राजनीतिक, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जफर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या कहना चाहोगे आप? क्यों चुनाव को टाला जा रहा है? मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप यहाँ आए और शहर और प्रदेश के जो माहौल है उसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को आदाब अर्ज करता हूं, सलाम अर्ज करता हूं। आपने जो कहा कि अभी इलेक्शन का जो माहौल है, इसमें इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन ही क्यों पोस्टपोन कर दिया गया। एक तरफ ये जो 3 पहियों की सरकार है सेंट्रल में और 3 पहियों की सरकार स्टेट में, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है जो 3 पहियों पे चल रही है। उस सरकार का एक अभी नारा आया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 4 प्रदेश में एक साथ इलेक्शन करवाना था इनको, लेकिन 3 प्रदेश में करवा रहे हैं। 3 पहिए की सरकार 3 प्रदेश में ये करवा करके महाराष्ट्र के ऊपर ये अपना प्रयोग करेंगे। अच्छा। हरियाणा में, झारखंड में, कश्मीर में ये रिजल्ट देखने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन करने की सोच रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का कल या परसों शायद मीटिंग थी, आने वाले 10 तारीख को शायद आचार संहिता लगने की उम्मीद है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र को इनको डर लग रहा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में इनको एहसास हो गया कि यहाँ महाविकास आघाड़ी के साथ यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता उनके साथ है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि किस तरह से, किस प्रकार से हम महाराष्ट्र को अपने हाथ में ले। लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब है यहाँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ महाराष्ट्र में आकर के बसे हैं, मुंबई में खास तौर से रोजी रोटी कमाने के लिए। उनको भेदभाव नहीं चाहिए, उनको दंगा फसाद नहीं चाहिए। ये चाहते हैं दंगा हो जाए। आने वाले पिछले दिनों में बहुत सारे मामला आए जो चाहते हैं कि ये सरकार चाहती है दंगा हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए और हम चुनाव आगे कर लें। मतलब ये मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये है, ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए या किसी तरह का कोई बात, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इनको ऐसा चाहिए कि प्रदेश में कोई भी ऐसी अप्राकृतिक स्थिति पैदा कर दें, हाँ, जिससे चुनाव को टाला जा सके। लेकिन अब ये नहीं कर पाएंगे,
इलेक्शन कमीशन मीटिंग ले चुकी है सारी पार्टियों से। अब वो इलेक्शन आगे आने वाले 10 तारीख को शायद नोटिफिकेशन हो जाए। अच्छा जफर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि इस समय जो मुमरा का राजनीतिक माहौल चुनाव से पहले जिस तरीके से गरमाया होगा, आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी पिछले दिनों 25 सितंबर को कौसा के नूरबाग हॉल के अंदर जो आप ही की पार्टी की जो मर्जिया शानू पठान द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उस प्रोग्राम के अंदर जो अवार्ड साहब की जो वाइफ है मैडम रूता अवार्ड, उन्होंने कुछ बयान दिया था, उसको लेके भी शहर का राजनीतिक माहौल जो है काफी गरमाया हुआ है। जो विरोधी पक्ष के जो नेता है नजीमुल्लाह साहब, उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की है उनके उस बयान के ऊपर, और उन्होंने माफी मांगने की बात कही है कि रूता अवार्ड मैडम अपने बयान के ऊपर माफी मांगे, वरना उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? काफी घमासान मचा हुआ है उनके इस रूता अवार्ड मैडम के बयान पे। मोइन भाई देखिए, जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं, हमारे शहर में भावी आमदार के लिए एनसीपी अजीत पवार से कैंडिडेट के तौर पर प्रपोज किए गए हैं नजीमुल्लाह साहब। अच्छे इंसान हैं, मैं उनका नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि उन्हीं के संगठन में रह करके नीलेश राणे इतना बड़ा हमारे मुस्लिम समाज को हमारे नबी के खिलाफ हमारे मस्जिदों में घुस घुस करके मारने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ ये एफआईआर की मांग नहीं किए हैं, ये माफी देने की बात नहीं कहे हैं, इनका कहीं स्टेटमेंट नहीं है। रही बात जो नूरबाग में हुआ था, वहां रूता अवार्ड मैडम जाकर के उन्होंने कहा था, देखिए वो हमारे ही पार्टी के एक नेत्री शानू पठान साहब की साहबजादी है मर्जिया शानू पठान, उसने एक मोटिवेशनल एक ऐसा स्पीच का प्रोग्राम रखा था जहां बैठ करके औरतों को, यंग जनरेशन को एक स्पीच के जरिए से उनको अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई थी, जागरूकता पैदा करने के लिए उसने ये प्रोग्राम किया था। उसमें रूता अवार्ड मैडम ने कहा कि आपको हिस्ट्री देखनी है तो बायोग्राफी पढ़िए ओसामा बिन लादेन की, या बायोग्राफी पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम की। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई होती तो एक तरफ बुराई होती है। उन्होंने, उनका कहने का जो इंटीमेशन ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से, जिसका बाप एक मल्लाह नाविक था, एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से उठ करके आज देश का राष्ट्रपति का पद उन्होंने हासिल किया। हाँ, देश के मिसाइल मैन हुए, गरीबी बाधा नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपका संस्कार, आपका पालन पोषण और आपका मार्गदर्शन किस दिशा में जाता है, गरीबी कभी नहीं होती। लेकिन एक तरफ ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि सऊदी गवर्नमेंट का, सऊदी जो रॉयल फैमिली है उसके साथ उसे घराने का कनेक्शन था, पढ़ा लिखा आदमी वो भी था, लेकिन उसका मार्गदर्शन, उसका गाइडेंस ऐसे लोगों के साथ में हुआ कि आपने देखा कि पूरी दुनिया उसे एक आतंकवादी के रूप में देखी। इसलिए उनका जो कहने का मकसद मेन था कि बच्चों, आप अगर तालीम हासिल करते हो और आपका गाइडलाइन या आपका गाइडेंस अगर अच्छा है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री भी पढ़ो, और एक तरफ अगर बुराई की तरफ देखना है तो ओसामा बिन लादेन का देख लो, जिसको पूरे दुनिया ने आतंकवादी टेररिस्ट घोषित कर दिया था। मतलब वो कहना कुछ और कहना उनका, लेकिन अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है। उनका कहने का मकसद ये था कि दो हिस्ट्री है, एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी। अमीर आदमी जिसके बाप, ओसामा बिन लादेन के बाप 30,000 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ करके गए थे। यहाँ एक मल्लाह का बेटा चावल खाने के लिए 10 साल की उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम साहब न्यूज़पेपर बेचते थे, बेच करके अपने पढ़ाई हासिल किया। लेकिन उनका जो गाइडेंस था, उनका जो मार्गदर्शन था, वो ऐसा हुआ कि आगे आगे बढ़कर के देश का मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति, सबसे सर्वोच्च पद जो होता है, उस पर जाकर विराजमान हुए। लेकिन वही वो एक आदमी जो इतने पैसे वाला था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसका मार्गदर्शन थोड़ा सा कुछ हुआ इधर उधर तो रास्ते से भटक गया। ये उनका कहने का मकसद था। अच्छा, लेकिन उनके मतलब कुछ और मतलब निकाला। देखिए मैं कह रहा हूं हमेशा, आज हम हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम जैसा उनका मार्गदर्शन देंगे, जिस तरह से उनको हम रास्ता दिखाएंगे, उसी रास्ते पे वो जाएंगे। ये समाज की बात जो उन्होंने कही, आज समाज ही मामला समाज का है। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध के जमाने में एक अंगुलीमाल डाकू हुआ करता था, जिसको किसी साधु संत ने यह कह दिया था कि तुम 101 अगर लोगों को मार करके उनका उंगली अपने गले में पहन लोगे तो तुमको अजय हो जाओगे, अमर हो जाओगे।
ये 100 लोगों को मार करके उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर के पहुंचे और गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम किधर जा रहे हो? बोले तुम इतना हंस रहे हो, एक आदमी को और मार दूं मैं अमर हो जाऊंगा। उन्होंने उसको मार्गदर्शन दिया, वो संत बन गया, साधु बन गया वो। तो मार्गदर्शन की बात है, वो आदमी जो 100 लोगों का मर्डर कर दिया हो और एक मार्गदर्शन मिला, उस जाकर के संत बन गया। कहने का मतलब यह है, उस मीटिंग के जरिए से यही लोगों को मैसेज था कि आप अपने बच्चों को जो गाइडलाइन दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो अच्छाई का दीजिए। अगर अच्छा रहेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, और गलत रहेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा, देश और दुनिया उसको टेररिस्ट के नाम से याद करेगी। अच्छा जाफर भाई, इन दिनों कौसा एमएमएली कब्रिस्तान जो है उसका मामला भी काफी गरमाया हुआ है। उस मामले को लेके तमाम विरोधी पक्ष के नेता जो है वो अहवार साहब को टारगेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उसके अंदर काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जब कौसा मित्तल, आप एमएम वैली कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। एमएम वैली कब्रिस्तान जब थी, सारे एनसीपी पार्टी एक थे, सभी लोगों ने मिल करके कोशिश करके उस कब्रिस्तान को लाया था, सब लोगों ने, और जरूरत थी। आज मुमरा शहर को जरूरत थी उस चीज का। कोविड में कितने दूर दूर से लोग आकर के उस कब्रिस्तान में दफन किए गए। मैं कहना चाहता हूं कि एक कब्रिस्तान जो मुमरा शहर को आ गया है, मिल गया है, छोड़िए राजनीति, लाइए दूसरा कब्रिस्तान, लाइए दूसरा कब्रिस्तान ला करके दीजिए। मुमरा शहर को डेवलपमेंट के नाम पे ला करके कुछ दीजिए। उंगली उठाने से काम नहीं चलता है। आप डेवलपमेंट के नाम पर ला करके मुमरा शहर को कुछ दीजिए, उसके बाद आप किसी के ऊपर उंगली उठाइए। हाँ? लेकिन जो एमएम के जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष सैफ पठान, उनका तो कहना है कि कब्रिस्तान तो बन गया है लेकिन वो अभी इलीगल है। वो लीगल कब होगा कब्रिस्तान? देखिए, मैं कह रहा हूं कि लीगल इलीगल की बात जो है, कारपोरेशन कई करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर चुकी है। अगर इस तरह के मामलात हैं, गो टू कोर्ट, कोर्ट जाइए, उसके खिलाफ कीजिए। लेकिन जो ये मसले चल रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर के, हमने लाया, उन्होंने लाया, लेकर के सारे इल्जाम जितेंद्र आवाड़ के ऊपर अगर लग रहे हैं, जितेंद्र आवाड़ साहब के, तो जितेंद्र आवाड़ साहब लाए मुमरा शहर का। मुमरा शहर की बहुत बड़ी जरूरत थी। आप भी यहाँ रहते हैं, कौसा कब्रिस्तान बंद हो गया था। मोइन भाई जाकर के वहां अगर कब्रिस्तान खोदते थे तो कहीं हाथ निकलता था, कहीं बाल, कहीं सर, खोपड़ी निकलता था। ऐसे सिचुएशन में अगर एमएम वैली कब्रिस्तान नहीं होता तो हमारे यहाँ शहर के लोग कहीं दफन करने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में अगर कब्रिस्तान आया, ठीक है, मैं कह रहा हूं, चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, जाओ ना, उसका जो भी करना है करो, कोर्ट में जाइए, उसके जो भी किया है उसके खिलाफ जाइए, क्योंकि आप भी उसी में थे। आपका कहने का मतलब है कि कब्रिस्तान को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कितने लोग दफन हो चुके हैं। अब मुमरा शहर को अगर नई चीज की जरूरत हो, आप नए डेवलपमेंट के हिसाब से आप लाइए, अच्छी चीज लाइए जो आपके हक में। लेकिन लाने के लिए तो कोई चीज है नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हैं लोग। अच्छा जाफर भाई, मेरा ये भी सवाल रहेगा कि इन दिनों जो महायुति है उसके अंदर जिस तरीके से खींचातानी मतलब मची हुई है, जो सीट बंटवारे को लेके, जो तीनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो या अजितदादा पवार की एनसीपी हो, उसके अंदर काफी रस्साकसी हो रही है। और तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि महायुति का गठबंधन टूट जावे और अजितदादा पवार गठबंधन से अलग हो जावे। तो उस बारे में लोगों का ये कहना है कि अगर ये गठबंधन टूटता है और कलवा मुमरा विधानसभा से जो नजीमुल्लाह साहब है वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं आवाड़ साहब के सामने, तो उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि अजितदादा पवार साहब उस क्योंकि बीजेपी के साथ में जो गठबंधन है नजीमुल्लाह भाई की पार्टी का, वो कहीं ना कहीं वो उनके जीत में रोड़ा बना हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर वो गठबंधन टूट जाता है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट से, तो लोग कहते हैं कि उनका जीतना फिर तय है नजीमुल्लाह साहब का। देखिए, सियासत है, इसमें जितना ही खींचतान करेंगे कुछ उससे होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा पिछले इलेक्शन में अजितदादा पवार साहब का क्या हाल हुआ। पूरे महाराष्ट्र में एक सीट उनको मिली लोकसभा में, उसको देख करके ये अलायंस कितनी बार, यहां तक कि उन्हीं के अलायंस के नेता बोलते हैं कि जब एनसीपी के साथ मैं बैठता हूं तो मुझे उल्टी जैसी होती है, वो मीटिंग जैसी, मैं जाकर के बाहर कुल्ली करके आता हूं, उसके बाद होता है।
और उन्हीं के पार्टी के एक मंत्री ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई सबसे नालायक पोस्ट है, सबसे कोई गंदा पोस्ट है तो वित्त मंत्रालय का है। ये सब सारी चीजें, हाँ, ये सब सारी चीजें सह करके वो बर्दाश्त करके बैठे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन लोगों का तो मेन टारगेट है कि हट जाएं, लेकिन ये जाएंगे कहां? इनके पास कोई चारा बचा नहीं है, ये रहेंगे वहीं। मोदी अमित शाह के साथ ये मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। वो मोदी अमित शाह जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एकदम जहर उगल रहे हैं, उन्हीं के साथ इनको रह करके इलेक्शन लड़ना है। ये मुमरा शहर में ही आकर के सिर्फ अपना ये कह लें कि हाँ, हम मोदी और अमित शाह के साथ नहीं हैं। कलवा में इनका फोटो मोदी और अमित शाह के साथ ही लगने वाला है और लग रहा है। और जफर भाई, अभी कुछ दिनों पहले मैंने जो कलवा एमएम पार्टी के जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है शाहिद पठान, उनका भी एक इंटरव्यू किया था अपने चैनल पे। तो उनका ये कहना था कि कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव के अंदर इलेक्शन के बाद जो नजीमुल्लाह साहब है उनकी करारी हार हुई है और फिर उसके बाद वो मुमरा में कहीं नजर नहीं आएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या आप उनकी बातों के से कितना सहमत है? शाहिद पठान ने जो कहा है वो एमआईएम पार्टी के यहाँ के सदर हैं और मुमरा शहर के बारे में उनको बहुत अच्छे से जानकारी भी हो गई है। सही कह रहे हैं वो चुनाव के बाद कहीं मुमरा में नजर नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं वो कि चुनाव के बाद वो नजर नहीं आएंगे। ये चुनाव का जो माहौल है वो गर्म करने के लिए आए हैं और ये नहीं गर्म कर रहे हैं, इनके जो ऊपर वाले लोग हैं, अजीत दादा पवार हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, ये तीनों लोग मिलकर के ये चाहते हैं कि जितेंद्र आव्हाड साहब को यहां से हराया जाए, इनको टेंशन दिया जाए। लेकिन मुमरा की जनता जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ है। ये कुछ भी कर लें, इनके साथ जो भी कुछ लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं, आवाम जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ है। आखिर क्या वजह है कि मतलब वो लोग, जैसे कि आपने तीनों ही मुख्यमंत्री का भी नाम लिया, उप मुख्यमंत्री जो है दोनों, उनका नाम लिया, आखिर वो लोग क्यों चाहते हैं कि आव्हाड साहब चुनाव हार जाए? इस वजह से चाहते हैं कि जब जब सेकुलरिज्म के ऊपर कोई आवाज उठाता है, जब जब किसी मजलूम के ऊपर कोई अन्याय करता है, बदलापुर का कांड देख लीजिए, अभी पिछले ही कुछ दिनों में ला करके यहाँ उसको इनकाउंटर कर दिया गया। जितेंद्र आव्हाड साहब ने, अभी कल रफीक कामदार साहब का शायद ऑडियो वायरल हुआ, जो पीछे गाड़ी में था चल करके, उस बंदे ने कहा कि मैंने देखा है, पर्दा लगा करके वहां से लाए थे और उसको ऐसा किए, इतना हुआ। लोग बोल रहे हैं कि वाई जंक्शन पे हुआ, वो बोल रहा है कि वो जो दरगाह है जो वहां से नीचे जाता है, क्या नाम है, खड़ी मशीन की तरफ रोड, वहां जाकर के ये लोग ऐसा काम किए, वहां गाड़ी रुकी थी। तो इन सारी चीजों को लेकर के जितेंद्र आव्हाड साहब हमेशा जो जुल्म होता है, जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाकर सीने में सीना डाल करके, आंख में आंख डाल करके मजबूती के साथ हमेशा जुल्म और जाति के साथ खड़ा। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा आदमी ना रहे, हम जैसा चाहें वैसा हो। ये होने वाला नहीं है। मुमरा शहर जितेंद्र आव्हाड को हमेशा से अपना नेता बना करके भेजा है। इस बार भी इंशाअल्लाह अच्छे मार्जिन से मुमरा कलवा विधानसभा से जितेंद्र आव्हाड साहब जीत करके जाने वाले हैं। और आने वाले भविष्य में मैं बता रहा हूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। आने वाले भविष्य में सरकार बनते ही इंशाअल्लाह जितेंद्र आव्हाड साहब महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनकर के आएंगे। ये मुमरा शहर के लिए एक तोहफा रहेगा। ये आप इतना दावे से कैसे बोल सकते हैं जफर भाई? इसलिए बोल सकता हूँ, चुनाव भी नहीं हुई, तारीखों का ऐलान भी नहीं, और आप कह रहे कि गृह मंत्री भरोसा है हमारे लोगों के ऊपर। अच्छा, हमारे लोगों के ऊपर भरोसा है कि जितेंद्र आव्हाड साहब को ये जिता करके भेजेंगे। और वही जितेंद्र आव्हाड साहब हैं। जब एक टाइम ये था कि थाने महानगर पालिका में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगर सेवक लेकर के कारपोरेशन में पहुंचे थे। तो इस हिसाब से मुमरा शहर उनको कभी भी अपने प्यार मोहब्बत से नहीं दूर करेगा। और आने वाले सरकार में जितेंद्र आव्हाड साहब महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर ही बनेंगे, देखिएगा आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं। तो दोस्तों, ये थे एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता और कलवा मुमरा विधानसभा के महासचिव जफर सैयद साहब। हमने इनसे बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की, जो इस समय देश महाराष्ट्र के जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से चुनाव से पहले मुमरा का राजनीतिक माहौल जो गरमाया हुआ है, उसके ऊपर इनसे विस्तार से चर्चा की, इनसे कई सवाल पूछे और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप इनके जवाब से कितना सहमत है, अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।